फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की एक तरह से प्लेलिस्ट शुरू करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि जब भी मुझे टाइम मिलता है और मैं जब भी चैनल पर काम करना शुरू करती हूँ दोबारा से, मैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से जो एक तरह से हमारा सब्जेक्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा साथ में लेकर हम चलेंगे। ठीक है, तो आज जो है वो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है वो इंडियन फ़िलासफ़ी से बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा सा डिफ़र करती है ना। जैसे जो कंसेप्ट ऑफ एक तरह से मोक्ष है, निर्वाण है ना, कि ये जो वर्ल्ड है, जितनी भी अभी तक हम इंडियन फ़िलासफ़ीज़ पढ़ते आए हैं या जितनी हम आगे इंडियन फ़िलासफ़ी जो थोड़ी बहुत रह गई हैं कवर करेंगे, उन सभी में एक जो चीज़ है वो कॉमन है कि भाई ये जो वर्ल्ड है वो एक तरह से एक मीडियम है। अगर हम चारवाक को छोड़ दें डेफिनेटली, तो ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, एक तरह से सिर्फ एक मीडियम है ना, जो हमारी सोल को क्या करेगा, एक निर्वाण या मोक्ष प्रोवाइड करने में, लिबरेशन प्रोवाइड करने में क्या है, एक सिर्फ मीडियम है, एक निमित्त है। और हमें इसको क्रॉस करके है ना, हम ये जो सफरिंग्स हैं जिसमें हम अभी तक एक तरह से उलझे हुए हैं, जो साइकिल है बर्थ रिबर्थ की जिसमें हम फंसे हुए हैं, हमें उससे हट कर, उससे बाहर निकल कर, उस साइकिल को एक तरह से ओवरकम करके क्या करना है, निर्वाण या मोक्ष या लिबरेशन अटेन करना है। ठीक है, ये हमारा एक तरह से बेस है मोरल है सभी इंडियन फिलोसफीज़ का। बट वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो निर्वाण या मोक्ष या लिबरेशन के कॉन्सेप्ट से डील नहीं करता है ना। तो वेस्टर्न फिलोसफी जो है फिर उसका एक तरह से बेस क्या होगा, तो भाई वेस्टर्न फिलोसफी जो है इनिशियली जो हम देख रहे हैं वेस्टर्न फिलोसफी, हम उसे एक टाइम लाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी जो है विथ टाइम वो क्या हुई है, ग्रो हुई है, एवॉल्व हुई है, और फिर वो वापस से जो एक तरह से इनिशियल जो पॉइंट थे फिलोसफी के उनको लेकर फिर नई चीज़ें डिस्कवर करी है। तो वेस्टर्न फिलोसफी जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि वेस्टर्न फिलोसफी को हमको टाइम लाइन के थ्रू पढ़ना है ना, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी में क्या है कि एक फिलोसोफर जो है वो क्या कर रहा है, एक सिचुएशन जो है ना, ये कंडीशन जो है, एक एनवायरनमेंट जो है, जिस टाइम पे वो है, जिस पीरियड में वो है ना, जिस एनवायरनमेंट में वो है, जिस सिचुएशन में वो है, जिस कंडीशन में वो है, इंटेलेक्चुअली फिलोसफिकली जिस तरह की डिबेट्स उस वक्त उस समय चल रही हैं, वहाँ से वो एक तरह से अपनी फिलोसफी दे रहा है और फिर वो कुछ क्या कर रहा है, कंक्लूजन कर रहा है। जैसे सर कहते थे कि भाई जो फिलोसफर्स है, वेस्टर्न फिलोसफर्स, वो क्या है, कहीं से आ रहे हैं, है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम समवेयर and going to somewhere or something, है ना। भाई कोई जो एक फिलोसफर्स है, वेस्टर्न फिलोसफर्स, वो कहीं से आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा क्या एक तरह से मतलब निकल कर आता है कि जो जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो अपने उस स्पेस और टाइम के हिसाब से एक फ़िलासफ़ी जो है वो आपको कंक्लूड करके दे रहे हैं। उस वक्त जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो डील कर रहे थे उनके एक तरह से फिलोसफर्स, प्रायर फिलोसफर्स, उनको एक तरह से आंसर निकालने की कोशिश वो करते हैं। बट उनकी जो फिलोसफी है उससे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उससे जो फिलोसफिकल डिस्कशन अराइज होता है, उसको फिर बेस लेके आगे के फिलोसफर्स अपनी फिलोसफी देंगे। सिमिलरली इन्होंने जो चीज़ें कंक्लूड की, जो चीज़ें निकाली, उससे भी कुछ फिलोसफिकल एक तरह से डिस्कशंस इनिशिएट होंगे। फिर आगे जाके फिलोसफर्स उसे सॉल्व करने की, सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो पता कर सके, क्या पता कर सके कि भाई ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, ये क्या है, कैसा है ना। तो वेस्टर्न फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट वंडर, है ना। वेस्टर्न फिलोसफी जो सेकंड चीज़ हमें याद रखनी है, इट विल ऑलवेज बी अबाउट वंडर, है ना, कि भाई उन्हें वंडर है कि भाई जो चीज़ है ये क्या है, कैसे है, हमें उस चीज़ का नॉलेज कैसे मिल रहा है, हमें किन चीज़ों का नॉलेज मिल सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका नॉलेज हमें नहीं मिल सकता। जैसे आप जब कांत पे आएंगे तो वो कहेंगे कि भाई इट इज़ अननोन एंड अननोएबल, कि भाई आप उसे जान ही नहीं सकते, है ना। ये आपकी एक लिमिट है जहाँ तक सिर्फ आपका एक नॉलेज जो है वो आप जान सकते हैं। इसके बियॉन्ड जो चीज़ें हैं वो आपके नॉलेज के बाहर हैं, क्योंकि आप उन्हें जान ही नहीं सकते। ऑफकोर्स देयर आर थिंग्स दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस लाइन, बट वो क्या है, हम तक नहीं, हम उनका जो नॉलेज है वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ फिलोसफर्स वेस्टर्न फिलोसफी में हमें देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद हीगल आएंगे। ऐसे करके जितनी भी हमें वेस्टर्न फिलोसफी पढ़नी है वो हमेशा आपको टाइम लाइन से पढ़नी है, तभी आप वेस्टर्न फिलोसफी का जो क्रक्स है उसे समझ पाएंगे कि कौन सा जो फिलोसफर है वो उस स्पेस और टाइम में वैसी फिलोसफी क्यों दे रहा है, और फिर वो जो कंक्लूजन निकाल रहा है उससे हमें पता चलेगा कि आगे के फिलोसफर्स इसे बेस लेकर अपनी फिलोसफी देंगे। ऑफकोर्स वो उसे रिजेक्ट करेंगे, कई बार उसकी कुछ अच्छे पॉइंट्स ले लेंगे, कुछ पॉइंट्स
आर्ग्यूमेंट्स उसके रिफ्यूज कर देंगे, फिर अपनी फ़िलोसफी देंगे, है ना। तो इस तरह चलते चलते टाइमलाइन के साथ जो वेस्टर्न फ़िलोसफी है वो ग्रो हुई है, इवॉल्व हुई है। तो हमें भी जितनी भी वेस्टर्न फ़िलोसफी हम पढ़ने वाले हैं टाइमलाइन के थ्रू पढ़नी है, सबसे पहली चीज़। प्लस हमारे अंदर ये जो चीज़ है वंडर, है ना, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, है ना, एक क्वेश्चनिंग, एक थिंकिंग कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, हमें इस चीज़ का नॉलेज कैसे मिल रहा है, हम किन चीज़ों का नॉलेज ले सकते हैं, किन का नहीं ले सकते। ये जो थिंकिंग है जब तक हमारे अंदर नहीं आती, मुझे नहीं लगता हम वेस्टर्न फिलोसफी को समझ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी, पहला तो आप समझ गए ना, टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ना, एक वंडर, एक क्यूरियोसिटी जो वेस्टर्न फिलोसफी आपके अंदर लेकर आ रही है, आपको उसे एक तरह से अपने अंदर इनकलकेट करके उस चीज़ से पढ़ना है, उस चीज़ से उसको समझना है, उस नज़रिए से, उस पर्सपेक्टिव से उसको देखना है हमें वेस्टर्न फिलोसोफर्स को कि अच्छा ये चीज़ ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, है ना। तीसरी जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं वो कई बार बहुत सिंपली बहुत सारी चीज़ें कहे जा रहे हैं ना। वेस्टर्न फिलोसफी टू बी ऑनेस्ट बहुत सिंपल है, बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हम इतनी सिंपल चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाते। क्या होता है ना कि मैंने एक नावल पढ़ रही थी मैं, आई थिंक ब्राइडा, और वो एक्चुअली उन्होंने लिखी है, जो उन्होंने अल्केमिस्ट, वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई 11 मिनट्स, आई थिंक कोहेलो। तो ब्राइडा जब मैं उनकी पढ़ रही थी तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि वो विच क्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड थी कि भाई यूनिवर्स जब हमें चीज़ें बताते हैं अपनी लैंग्वेज में, हमें कोई चीज़ें एक तरह से मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत सिंपल तरीके से हमें दे रहे हैं, वो वाइब्रेशंस हमारे तरफ हैं ऑलरेडी, बट हमें उसको समझने के लिए कई बार बहुत सारी अपसर्ड और बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक तरह से चीज़ों से निकलना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दैट सिंपल थिंग, है ना। तो वो चीज़ें नेसेसरी नहीं होती, हमें रियलाइज़ होता है जब हम उस चीज़ को समझ लेते कि अरे ये तो बहुत सिंपल बात कर रहे थे, हमने क्यों इतने रिचुअल्स और इतनी सारी चीज़ें की, जब ये चीज़ तो इतनी सिंपल थी समझने में। बट ये चीज़ भी हम तब समझ पाते हैं जब हम उस चीज़ को, उस नॉलेज को एक्चुअली अटेन कर लेते हैं, है ना। तो सिमिलरली वेस्टर्न फिलोसफी है कि वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सिंपल सी बातें कह रहे हैं सभी फिलोसफर्स, है ना, आके, लेकिन उसको समझने के लिए आपके पास जो सिंपलिसिटी, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हम उतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो हमें थोड़ी सी इनिशियल फेजेस में कॉम्प्लेक्स लगती है, हमारा सर चकरा जाता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जबकि वो बहुत सिंपल बातें कह रहे हैं, है ना। तो हमें उसको थोड़ा टाइम देना है और एक्सेप्ट करना है कि नहीं ये तो इतनी सी ही बात कह रहे हैं ना। हम क्या सोचते हैं कि भाई फिलोसफी है, वेस्टर्न फिलोसफर से इतना नाम सुना है तो ज़रूर कुछ तिगड़ हम लेके आएंगे, है ना, बट ऐसा नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफर जो है बहुत सिंपल सी बातें कह रहे हैं, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड तो वो जा भी नहीं रहे उतना, है ना, मोक्ष, लिबरेशन, इस तब पे तो वो पहुंच ही नहीं रहे, वो यही है, इसी को सॉल्व करने में लगे हैं कि भाई ये रियलिटी क्या है, सुप्रीम रियलिटी क्या है ना, एक जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है, उसका नॉलेज हम कैसे अटेन कर पा रहे हैं, हमें उसका नॉलेज कैसे मिल रहा है, कि कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनका हम नॉलेज ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका नॉलेज हम कभी ले ही नहीं सकते, है ना, दैट इज़ बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द एक तरह से वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो अपना एक तरह से बेस रख रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा जब भी हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, लाइक इंडियन फिलोसफी, हमें क्या करना है, एक और चीज़ याद रखनी है कि जब हम वो फिलोसोफर पढ़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल रिलीजियसली उस फिलोसोफर का फॉलोअर बन जाना है। हम उसे क्वेश्चन नहीं करना है कि आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं, ना। जब हम उनकी क्रिटिसिजम्स पढ़ेंगे, उनके लिमिटेशंस पढ़ेंगे, तब डेफिनेटली हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट अनटिल एंड अनलेस हमारी वो फिलोसफी कवर नहीं हो जाती, जब तक हम वो फिलोसोफर पूरे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ लेते, नहीं समझ लेते कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तब तक हमें क्या करना है, उनको चांस देना है, उनको उनकी बात रखने का चांस देना है ना, कि वो क्या कह रहे हैं, हमें पूरे रिलीजियसली और एक तरह से कमिटेडली उनको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़। चलिए, ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी वेस्टर्न फिलोसफी से रिलेटेड। अब हमने जैसा कहा है कि हम वेस्टर्न फिलोसफी टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ेंगे, तो हम एक बार वो टाइमलाइन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई वेस्टर्न फिलोसफी जो है वो एक तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है ना। सबसे पहला जो है वो
सबसे पहले क्या है भाई, हमारा ग्रीक फिलोसफी या एंशियंट फिलोसफी। हम जब भी हिस्ट्री पढ़े हैं हमें पता है कि भाई हम हिस्ट्री जब टाइमलाइन के हिसाब से हम क्या पढ़ते हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते हैं भाई, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, है ना, देन कंटेम्प्रेरी क्या चीज़ें अब हमारे पास हैं, जितना भी हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड। तो सिमिलरली यहाँ है कि भाई एंशियंट फिलोसफी है हमारा, है ना, एक तरह से BC जो है 5th सेंचुरी BC से शुरू होकर 5th सेंचुरी AD तक ही आपको मिलेगा, है ना, जितने भी फिलोसोफर्स आए हैं, मर्ज हुए हैं। देन मिडिवल फिलोसफी जो है ये एक रेनेसांस का जो पीरियड है। मिडिवल क्या है, एक तरह से इसमें ज़्यादा डार्क एज के टाइम का है यूजुअली, है ना, रेनेसांस जो पीरियड है उस टाइम का ये जो पीरियड है मिडिवल फिलोसफी उस टाइम एक तरह से इमर्ज हुई है। इसमें ज़्यादातर हमें एक तरह से रिलीजियस फिलोसफी देखने को मिली है रेदर देन साइंटिफिक और रैशनल काइंड ऑफ फिलोसफीज। हमें इसमें ज़्यादातर रिलीजियस फिलोसफीज देखने मिली है। रिलीजन एक बहुत डोमिनेंट फैक्टर था ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड, है ना, या डार्क एज जो थी मिडिवल जो एक पीरियड है उसमें। तो रिलीजियस फिलोसफी में इंपॉर्टेंट जो हमारे फिलोसफर्स हैं जैसे अंसलन हो गए, अगस्टाइन हो गए, है ना, तो ये जो फिलोसफर्स हैं बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, तो वो ये रिलीजियस फिलोसफीज में आएंगे। दैन मॉडर्न फिलोसफी जो है ये शुरू होती है बेसिकली इसको अपोज करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो कहीं से आ रही है और कहीं को जा रही है, तो यहाँ जब रिलीजियसली इतना डोमिनेंट कर दिया गया चीज़ों को कि भाई उनका जो एक तरह से रैशनल है वो अपील होने लगा कि भाई ये तो बहुत ही गलत है ना, रिलीजन हमें कभी ऐसी चीज़ें करने को कहेगा ही नहीं, है ना। तो रिलीजन जब इतना ज़्यादा सराउंड हो गया, इतना ज़्यादा सुपरस्टिशंस आ गए, इतनी भ्रांतियाँ पैदा हो गई रिलीजन के नाम पर, तब क्या हुआ भाई, रैशनैलिटी एक तरह से अपील हुई लोगों की। तो यहाँ पर शुरू हुआ मॉडर्न फिलोसफी में रैशनलिज्म। अब रैशनलिज्म में इतनी ज़्यादा रैशनैलिटी आ गई कि भाई हर चीज़ जो है वो इनेट आइडियाज़ हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए दूसरी फिलोसफी इमर्ज हुई जिसे हम एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स कहते हैं, जिन्होंने रैशनैलिटी की जगह एक्सपीरियंस, है ना, को अपना बेस समझा, है ना, एम्पिरिसिज्म की उनकी फिलोसफी रही है। देन ऑफकोर्स इन दोनों को जो एक तरह से गल्फ जो क्रिएट हो गई थी रैशनैलिटी और एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स के बीच में, उसको सिंथेसाइज करने के लिए कांत और हीगल जैसे फिलोसफर्स इमर्ज हुए। तो फिर यहाँ पर कंटेम्प्रेरी जो फिलोसफर्स आए वो फिर इससे बिल्कुल हटकर जो फिलोसफीज़ हैं वो देने लगे, प्रैग्मेटिक फिलोसफीज़, हसरल की फिनोमेनोलॉजी, कि भाई आपको समझना ही क्यों है कि ये जो वर्ल्ड है ये क्या है, कैसा, आप यहाँ देखिए कि हमारा यूज़फुल में क्या है, हमें क्या चीज़ है जो हमारा पर्पस सर्व कर पाएगी, जो हमें इस वर्ल्ड में अभी फ़िलहाल हमें हेल्प कर पाएगी, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी फिलोसफी है जो मुझे ये जो लाइफ है इसको सस्टेन करने में, इसको एक तरह से हैप्पीली एक तरह से निकालने में हेल्प कर पाएगी। तो ये यूज़ क्या है ना, कौन सी फिलोसफी जो मेरे काम की, जो मेरे यूज़ में आ रही, जो मुझे हेल्प कर पा रही है, तो ये आएंगे प्रैग्मेटिक फिलोसफर्स, ठीक है, या हसरल्स की फिनोमेनोलॉजी कि भाई वो एक अलग से अपना फिलोसफी लेकर आएंगे। देन देयर आर एग्जिस्टेंशियलिस्ट, है ना, जो कहेंगे इस तरह की थ्योरी कि भाई हमें इस वर्ल्ड में फेंक दिया गया है ना, अब हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेके हमें क्या करना है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अटेन करनी है ना, एक पर्पस निकालना है, हमें देखना है कि भाई जो डेथ है वो एक एंड है ना, और हम कैसे उस एंड तक पहुंचने से पहले क्या करें, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है लाइफ की वो सेट कर पाएँ। तो इस तरह से एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स हैं, है ना, ये सब क्या है कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स में आएंगे। तो इस तरह से क्या है, फिलोसफी जो वेस्टर्न फिलोसफी वो कहीं से आ रही है और कहीं को जा रही है, ठीक है, ये आई होप आप सभी को समझ आ रही होगी बात। अब ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जैसे आगे जाके अभी, तो ये इतना आप नोट कर लीजिए, है ना। हालांकि वेस्टर्न फिलोसफी में इतना लिखने को कुछ नहीं है, ज़्यादा चीज़ें समझने की ही हैं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं नोट मेकिंग में भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। बाकी वेस्टर्न फिलोसफी में उतना ज़्यादा लिखने का नहीं, जब आप काफ़ी बार चीज़ें पढ़ पाएंगे, फिर आप बेसिक बुक्स रेफर करेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे वो चीज़ रिड्यूस कर पाएंगे। और एक फिलोसफी अगर मुश्किल से आपका 1 या 2 पेज ही निकल के आएगा, इससे ज़्यादा नोट्स आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कुछ कह ही नहीं रहे हैं चीज़ें, है ना, वो बहुत सिंपल सा एक कुछ थ्योरी लेकर चल रहे हैं, थोड़ा बहुत वो बता रहे हैं और बाकी लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर दे रहे हैं, यही चीज़ चल रही है। अब देखिए ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं, तो ग्रीक फिलोसफी में क्या आ रहा है, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। तो सबसे पहले है इसमें प्री सोक्रेटिस, देन सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, and then there are some Greek Roman philosophers, ठीक है।
तो जो यूपीएससी का सिलेबस है जो, या फिर जो एक तरह से ऑप्शनल जो यूपीएससी में ले रहे हैं एज अ फिलोसफी, तो उनका जो सिलेबस है वो यहाँ से शुरू होता है ना, वो सोक्रेटिस भी इनफैक्ट कवर नहीं कर रहे। तो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स भी डेफिनेटली उनके में नहीं आता है, ग्रीको रोमन भी नहीं आता है, उनके सिलेबस में है डायरेक्ट अरिस्टोटल, प्लेटो, एंड देन दे जम्प डायरेक्टली ऑन मॉडर्न फिलोसफी, है ना, जहाँ से रैशनलिज्म, एम्पिरिसिस्ट, ये सब एक तरह से जो एक तरह से सीरीज़ है जो फिलोसफर्स की, वो जो एक तरह से फिलोसफर्स हैं वो यूपीएससी का जो वेस्टर्न फिलोसफी का सिलेबस है उसमें कवर्ड है ना। प्लेटो, अरिस्टोटल, देन देयर आर रैशनलिस्ट फिलोसफर्स, एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर्स, देन कांट एंड हीगल, यहाँ तक कि उनका एक तरह से सिलेबस है। थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स उनके में है, तो वो बात की बात है, मेन जो है वो यहीं तक है उनका, है ना। और इसके साथ ही जो एक तरह से मिडिवल जो फिलोसफर्स हैं, रिलीजियस फिलोसफर्स जो हैं, वो उनकी रिलीजियस फिलोसफी के जो एक तरह से सिलेबस है उसमें कवर्ड है ना। तो वो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार ये जो प्री सोक्रेटिस हम जो पढ़ाने वाले हैं आगे जो नेक्स्ट क्लासेस में आपको लूँगी, तो मुश्किल से 3 वीडियो बनेंगी, 8-9 कुछ फिलोसफर्स हैं 20-20 मिनट की, तो आप 1 घंटा अपनी लाइफ का निकाल कर प्लीज़ वो प्री सोक्रेटिस जो फिलोसफर्स हैं उनको एक बार आप पढ़ लें। उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में कि जो आगे के जो फिलोसफर्स हैं, जितनी भी फिलोसफीज आई हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, ये क्या लेकर आ रहे हैं, वो किस जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग रही है, क्या उन्होंने सिंथेसाइज किया, क्या उन्होंने अभी तक फिलोसफिकली अचीव कर लिया है ना। और उसके बाद वो किस तरह इस डिस्कशन पर आए हैं कि हमें आगे क्या लेकर जाना है, क्या देकर जाना है, क्या निष्कर्ष निकालना है ना। तो वो चीज़ें आपको कैसे हेल्प मिलेगी जब आप प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स एक बार पढ़ लेंगे। और जो नेट यूजीसी या मास्टर्स या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ऑफकोर्स वेस्टर्न फिलोसफी में ये सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कवर करने हैं। नेट यूजीसी में इनफैक्ट जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स हैं इनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने मिलते हैं। यूजुअली मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि किस फिलोसफर ने किस चीज़ को एक फंडामेंटल रियलिटी माना है या यूनिवर्स का बेस माना है ना, जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, बुनियादा मादा क्या है। तो वो जो है चीज़ें वो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर से 1 या 2 क्वेश्चन उठकर आते हैं, कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हम ये चीज़ कवर कर लेंगे, ये चीज़ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। जितना भी एक तरह से नेट यूजीसी में जो चीज़ें आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। फिर इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और ग्रीको रोमन में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं 5-6, हम बस वो उनको देखेंगे ऊपर ऊपर की, जो हमें लगता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, फिर हम वही कवर करेंगे। एक्स्ट्रा जो फिलोसफर्स हैं वो हम उनको फिर कभी जब हमें लगेगा कि हाँ टाइम है ना उतना हमारे पास, तब हम उनको बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप आज की जो क्लास इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये आपको नॉलेज वाइज उतना हेल्प नहीं की होगी है, बट आई एम श्योर कि ये एक अच्छी शुरुआत है। और इसके साथ ही जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है वो हम जब शुरू करेंगे तो आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो से एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि ठीक है हमें ये चीज़ ऐसे पढ़नी है ना, जो एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, समझने से पहले। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने जो मेरा चैनल है फ़िलॉसफी फॉर लाइफ, अगर उसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कि मैं कैसे ना कैसे अपनी जो लाइफ है उससे थोड़ा टाइम एनर्जी निकाल कर वीडियोस बनाऊं। और हमारा जो इंडियन फ़िलॉसफी है, न्याय फ़िलॉसफी तक कंप्लीट हो गया है। वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता, ये 3 जो टॉपिक हैं वेस्टर्न इंडियन फ़िलॉसफी में रह गए हैं, मैं उन्हें भी जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है।